जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे हुआ और कहाँ हुआ और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है मेडिकल में और कितना समय लगता है। चूँकि मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ, मतलब रेलवे में मैं ऑलरेडी गुवाहाटी में जॉब करता हूँ और मैं अपना मेडिकल एग्जामिनेशन फिर से दिया हूँ दूसरा जगह, मतलब अपना घर से नज़दीक जाने के लिए, और वहाँ पे मैं पटना में दिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको रेलवे हॉस्पिटल अलॉट किया जाएगा कि आपको कहाँ भेज रहा है। जैसे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पटना में हुआ था, तो पटना में हुआ तो वहाँ पे जैसे किसी को दानापुर में भेज रहा था, फिर से पटना में भेज रहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सोनपुर, समस्तीपुर और धनबाद में भेज रहा था। तो मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन दानापुर में हुआ। तो दानापुर में अब कैसे हुआ, तो सबसे पहले सेकेंड डे आपको भेजता है। तो सेकेंड डे मतलब मेडिकल जाने से पहले आपको खाना पीना कुछ भी खाकर नहीं जाना है। पहला सावधानी ये बरतना है कि खाना कुछ नहीं खाना है, पानी पी सकते हैं। और दूसरी बात कि आप सुबह में जैसे आपका टाइम अलॉट होता है, मान लीजिए 8:45 से हम लोगों का था, सॉरी हाँ 8:45 से था। तो हम लोग मतलब आप भी जाइए 1 घंटा पहले वहाँ पे चले जाइए, जाके वहाँ पे मतलब थोड़ा रेस्ट कीजिए। वहाँ पे जाने के बाद कोई मतलब हड़बड़ाना नहीं है। वहाँ पे ओपीडी के पास में रजिस्ट्रेशन काउंटर खुलता है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आपको मतलब सब कोई लाइन लग जाएगा, आप भी अपना लाइन लग कर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहाँ पे सब जब जब सबका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसमें दो ग्रुप बनाया जाता है। जैसे हम लोगों के समय में 40 लड़के थे, तो 40 लड़का में दो ग्रुप बना, दो ग्रुप में 20-20 लड़का हुआ, और दोनों ग्रुप को लीड करने के लिए रेलवे अपना आदमी देता है। तो जो उसके बाद जो भी हम लोग को जो भी क्वेरी था सब उसी से पूछना था, जो हमारा ग्रुप लीडर था। तो वहाँ पे अब ग्रुप थी क्या बोलते हैं, जब रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद कुछ देर वो बैठाता है, जैसे 1-2 घंटा बैठाएगा, वो अपना पेपर ऊपर अंदर तैयार करता है। पेपर तैयार करने के बाद उसके बाद आपको जैसे सब पेपर दे दिया जाएगा। एक्सरे, ब्लड, यूरिन का एक पेपर होगा, फिर से आई चेकअप के लिए एक अलग पेपर होगा, ईसीजी के लिए एक अलग पेपर होगा, एक्सरे के लिए अलग पेपर होगा। तो 4 पेपर में 3 पेपर मिलता है। आई वाला पेपर आपको नहीं दिया जाता है, और 3 पेपर में एक्सरे, ईसीजी और ब्लड यूरिन 3 पेपर दिया जाता है। तीनों पेपर आपको ले जाके हम लोग जमा कर दिए। जैसे तीनों पेपर एक ही जगह जमा नहीं करना है, 3 जगह, जैसे जहाँ एक्सरे होता है एक्सरे वाला पेपर जमा कर दिए, और जहाँ पे यूरिन होता है एक्सरे, हाँ जहाँ पे यूरिन होता है ब्लड यूरिन, वहाँ पे ब्लड यूरिन वाला पेपर जमा कर दिए, और जहाँ पे ईसीजी होता है वहाँ पे ईसीजी वाला जमा कर। जितना जल्दी आप जमा कीजिएगा उतना जल्दी आपका नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी जल्दी दौड़ के अपना जहाँ जहाँ जमा करना था जहाँ जमा कर दिए। अब ये कभी कभी होता है कि मतलब तीनों जगह एक ही मतलब थोड़ा समय पे ही हो जाए, नंबर आ जाएगा आपका। तो तीनों जगह तो आप जा नहीं सकते, एक ही जगह पहले करवाइएगा तो नंबर आ जाएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लास्ट में करवा लीजिएगा जहाँ पे मतलब 2 बार दोनों जगह अगर एक ही समय में आ गया तो सबसे उसके बाद जैसे हम लोग एक्सरे और सॉरी ब्लड और यूरिन पहले करवाना होता है। तो ब्लड और यूरिन वहाँ पे हम लोग दे दिए, ब्लड ले लिया और यूरिन भी ले लिया। यूरिन लेने के बाद उतने में ही पूरा दिन लगा दिया। ईसीजी जैसे मेरा जब हुआ था वहाँ पे ईसीजी
नहीं हुआ सेकेंड, मतलब सेकेंड डे हुआ। फर्स्ट डे में केवल ब्लड यूरिन इतना ही करने में मतलब उसको पूरा दिन लगा दिया। क्योंकि पहले 11 बजे तक तो आपको बैठाएगा, 11 बजे के बाद से स्टार्ट करता है, तो 12 बजे धीरे 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 होते 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 तब तक आधा लड़कों का होता है। उसके बाद लंच का टाइम हो जाता है। फिर लंच होने के बाद वो लोग आता है, लोग 2-2:30 बजे 2:30 बजे आएगा। 2:30 बजे के बाद से फिर से स्टार्ट होता है। तो जो बचा हुआ लड़का होता है उन लोगों का हुआ। ऐसे ही एक्सरे एक दिन में हुआ। दूसरा दिन बुलाया तो सॉरी, एक्सरे नहीं, ब्लड यूरिन लिया। दूसरा दिन एक्सरे और ईसीजी दो, मतलब एक्सरे और ईसीजी दोनों हुआ। तो एक्सरे के लिए भी वैसे ही आपको जाना है, एक्सरे में आराम से एक्सरे दे देना है, कोई एक्सरे करवा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो 2 बार चेक करेगा, मतलब कि अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे 2 बार चेक करेगा ना, तो एक बार में ही अगर ठीक से हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको ईसीजी के पास जाना है। सबसे याद रखना है कि सबसे लास्ट में आई चेकअप हुआ था हम लोगों का। तो हम लोग गए आई थी एक्सरे में, तो एक्सरे वगैरह करा लिए। एक्सरे के बाद ईसीजी के पास गए, तो ईसीजी में अब जैसे आपको बेल्ट हो गया, सिक्का उक्का रखे हैं, कुछ भी गर्दन में कोई भी मेटल वाला चीज़ नहीं रखना है ईसीजी के समय। और एक्सरे में तो केवल मतलब डांड के ऊपर से सब कपड़ा खोल देना है, जैसे शॉर्ट आउट खोल देना है। उसके बाद ईसीजी में गए हम लोग, तो ईसीजी में आपको सब कुछ खुलवा के पैंट रहता है और बाकी ऊपर का खोल देता है। पैंट को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, ऊपर मतलब करके, और वहाँ पे वो मशीन लगा के पैर में, और ईसीजी भी हो जाता है। ईसीजी में अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर दोबारा भी करता है। और एक बात आप याद रखिए, मतलब जिसको अगर छाती में अगर बाल ओल है तो वो प्लीज़ बाल को कटवा के जाएं, क्योंकि बाल होने से छाती में उसका जो ईसीजी का जो होता है उस सटाने वाला, वो नहीं सटता है। तो जब नहीं सटेगा तो फिर मतलब अगर वो तो निकाल देगा, 1-2 बार में निकाल देगा। उसके बाद अगर फिर आपको गए और लास्ट में रिपीट लिखेगा तो फिर एक दिन और बढ़ जाता है। तो इसलिए पहले से ही सावधानी होके जाए। और जब हम लोगों का ईसीजी एक्सरे ये सब हो गया, उसके बाद आई चेकअप हुआ। आई चेकअप में कोई दिक्कत नहीं है। आपको 6 मीटर के दूरी पर एक, मतलब 6 मीटर के दूरी पर सी टाइप का होता है, मतलब सी टाइप का होता है, उसको घुमा घुमा के वो पूछता है। जैसे मुझे एक ही बार में घुमाया, फिर उसी साइड में था, बोला अब बोलिए किधर, मैं बताया राइट साइड में है। फिर घुमाया, किधर है, राइट साइड में था। कुछ करता नहीं है, वो ऐसे ही छोड़ देगा, आपको लगेगा कि हाँ घूम गया, फिर पूछेगा। तो मतलब ये थोड़ा सा देखना है कि हाँ अगर राइट में है तो राइट में ही बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वहाँ पे वो चेक करवा लिया। उसी समय में आपको कलर विजन टेस्ट कर लेता है, नियर विजन टेस्ट कर लेता है पहले, उसके बाद सी वाला पढ़वाता है। तो ये सब होने के बाद वहाँ पे आपका हाइड्रोसिल भी चेक हुआ था हम लोगों का। तो हाइड्रोसिल चेक किया, उसके बाद ये सब कलर विजन, नियर विजन, डिस्टेंस विजन, ये तीनों चारों करने के बाद उसके बाद दूसरे दिन बुला के फंडस चेकअप होता है। फंडस चेकअप के लिए दूसरे रूम में दूसरे लेडीज़ चेक कर रही थी, दूसरे डॉक्टर लेडीज़ डॉक्टर। तो वहाँ पे फंडस चेक होता है। फंडस चेक में कुछ नहीं करना है, वो वहाँ पे वो बुलाएगी आपको मशीन के ऊपर ये वाला रख के, और ऊपर से ऐसे रहता है, चेक करेगी। उसके बाद आपके आँख में लाइट सा जाता है और वो लोग खुद चेक करता है लोग कि आपके आँख में कोई मतलब सर्जरी वगैरह तो नहीं है, लेसिक सर्जरी या कोई और कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस टाइप से वो चेक कर देती है वहाँ पे। उसके बाद सारा चेक होने के बाद उसके बाद क्या हुआ, किसी को जैसे अब आपको 6/9 तक दिखता है। अब पहले मतलब आई में मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 6/9 तक देख पाते हैं तो
ठीक है। उसके बाद अगर वो 6/9 मतलब सबसे नीचे वाला होगा 6/6 होगा, उससे थोड़ा सा साइड में किनार लेफ्ट साइड में होगा वो 6/9 होगा, उसके ऊपर होगा 6/12, उसके बाद होगा 6/18, उसके बाद 6/24, 30, 60 होता है। ऐसे सबसे ऊपर वाला 6/60 होता है। तो वहाँ पे अगर आपको 6/9 वाला नहीं दिखता है तो फिर आगे बढ़वा के कुछ, जैसे उस वहाँ पे लिखा होता है 1 2 3, रूम के फर्श पे लिखा होगा 1 मीटर पे 1 लिखा होगा, दूसरे मीटर पे 2 लिखा होगा, तीसरे मीटर पे 3 लिखा होगा, चौथे मीटर पे ऐसे 6 मीटर तक रहता है। तो अगर आप 6 मीटर से नहीं देख पा रहे हैं तो एक मीटर और आगे बढ़ा के वहाँ से 5 मीटर से पढ़वाएगा कि आप पढ़ पाते हैं कि नहीं। अगर उस वहाँ भी नहीं पढ़ पाते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा के पढ़ाएगा। लेकिन अब वहाँ पे अगर आगे बढ़ा के पढ़वा रहा है तो समझ लीजिए कि आपको 6/9 नहीं देगा, 6/9 नहीं देगा, 6/12, 18 ऐसे दे सकता है। तो वहाँ पे आराम से मतलब ऐसा कोशिश कीजिए कि 6/9 मतलब जहाँ से वो बैठा के पढ़वा रहा है वहीं से पढ़ देने की। और उसमें किसी किसी लड़का का नहीं हो पाता है, जैसे 6 मीटर से नहीं पढ़ पाता है तो उसको, जैसे अगर आपका 6/18 आ गया, 24 आ गया, ऐसे आ गया तो आपको मतलब आपके ऊपर। हमारे हॉस्पिटल में ऐसा था कि अगर किसी का भी चश्मा है, मतलब अगर वो ठीक से नहीं मतलब चश्मा है तो उसको बोर्ड, उसके ऊपर बोर्ड बैठना तय था, क्योंकि जिसका जिसका चश्मा था उसके ऊपर बोर्ड बैठा था। बोर्ड बैठता है तो बोर्ड बैठने के लिए आपको बुलाएगा कि नेक्स्ट डे, जैसे नेक्स्ट डे बुलाएगा या 4-5 दिन बाद का समय देता है। तो वहाँ पे बोर्ड बैठेगा, 3-4 डॉक्टर बैठते हैं, 3-4 डॉक्टर बैठ के डिसाइड करेंगे कि आपको पहले चेक करेंगे, चेक करने के बाद डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा मेडिकल कैटेगरी देना है, तो वो भी हो जाता है। और सब कुछ होने के बाद हम लोग का मतलब फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, सारा चेक हो गया, आई ब्लड एक्सरे मतलब। अब उसके बाद फाइनल होने के बाद, अब उसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ भी आपको बोलेगा। अगर कोई दिक्कत है, जैसे ईसीजी में किसी का रिपीट हो रहा था, चाहे एक्सरे में किसी को रिपीट हो रहा था, तो रिपीट हो रहा था तो वहाँ पे वो बताएगा कि आपका ये चीज़ रिपीट है, आप जाके फिर से चेक करवाइए। तो फिर से चेक करवाइएगा, उसके बाद फिर लाइएगा वहाँ पे, उसके बाद आपका वो रिपोर्ट तैयार कर, अगर सही होगा सब कुछ, डॉक्टर उस चेक करवा के आइएगा तो डॉक्टर फिर उस रिपोर्ट को चेक करती है। अगर सही है तो फिर मतलब सब कुछ सही है तो आपको फाइनली फिट बताता है। जैसे 20 लड़का है तो 20 में 20 फिट नहीं हो पाता है, सीधा सीधी बात है। 20 लड़का अगर एक मेडिकल एग्जामिनेशन देने गया है तो 20 में 20 फिट नहीं होता है, उसमें 2-4 लड़के के ऊपर बोर्ड बैठता है। तो बोर्ड बैठने के बाद वो लोग डिसाइड करता है लोग कि आपको कौन सा कैटेगरी देगा। तो हम लोग को क्या हुआ कि पूरा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आपको साइन करवाएगा, 3-4 जगह साइन करवाता है। तो आपको साइन करवा के और उसके बाद बोल देगा कि अब आप लोग जा सकते हैं, आपका मेडिकल हो गया, तो आप आराम से घर आ सकते हैं। और हाँ, अब जिसको कोई प्रॉब्लम है, जैसे वो मतलब 6/9 नहीं है, उसका 6/12, 18, 24 ऐसे है, तो उसके ऊपर बोर्ड बैठेगा तो उसको थोड़ा 1 दिन लेट करता है, क्योंकि उसी दरमियान अगर पहले उसको आपको भेजेगा, रेफर भी करता है। जैसे हम लोग के दानापुर में हुआ था तो रेफर किया था IGMS पटना में। तो IGMS में वहाँ से आप चेक करवा के आइए। अगर एक्सरे में रेफ़र किया है तो एक्सरे चेक करवा के आइए, ECG में रेफ़र किया है तो ECG चेक करवा के आके वहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद वो लोग डॉक्टर चेक करती है, अगर उसमें ठीक है तो ठीक है, और नहीं ठीक है तो फिर बाद में बोर्ड बैठता है। तो यही है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपको अनफॉर्चुनेटली अनफिट कर देता है, रेलवे आपको अनफॉर्चुनेटली अगर अनफिट कर देता है, उस समय में आप क्या करेंगे। तो डरना नहीं है। अगर अनफिट कर देता है तो अनफिट होने के बाद भी
रेलवे एक नोटिस निकालती है, नोटिस में लिखा होगा आपका नाम, रोल नंबर, ये सब लिखा होगा, और उसके साइड में आपका कैटेगरी दिया होगा कि मतलब जैसे B1 C1 ये दिया होगा, और आप मतलब फुली अनफिट अगर कर देता है तो मतलब कोई दिक्कत है, जैसे एक्सरे में दिक्कत है या ECG में दिक्कत है तो फुली अनफिट करेगा, नहीं तो फुली अगर अनफिट नहीं भी करता है, अगर आप मतलब बाहर हो गए, समझ लीजिए कि आपको कोई पोस्ट नहीं मिला, जैसे C1 कैटेगरी आपको मिला और C1 कैटेगरी में आपको C1 कैटेगरी मिला और वैकेंसी में C1 कैटेगरी में मान लीजिए कि 20 पोस्ट ही है और 20 पोस्ट ही है और 25 लड़कों को C1 मिल गया, तो उस समय तो 5 लड़का बाहर होगा, जैसे 20 लड़का को तो ले पाएगा वो और 5 लड़का बाहर हो जाएगा। तो उस समय आपको क्या करना है कि आप चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज करने के लिए वहाँ पे वो फॉर्म निकलता है रेलवे, तो फॉर्म भर के और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अपने जोन में भेजना होता है, RRB या RRC में भेजना होता है। RRB में भेजिएगा तो वहाँ से फिर आपको रीमेडिकल के लिए एक नोटिस निकालेगा और आपको रीमेडिकल के लिए ईमेल या मैसेज के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा कि आपका रीमेडिकल इस दिन को है। इस दिन को है तो वहाँ पे आप जाइए और रीमेडिकल दीजिए। उसके बाद अगर आपका मतलब सब कुछ पहले से आप रेडी रहिए, थोड़ा दवा ववा डालिए, खाने पीने में थोड़ा गाजर वाजर खाइए, खाने के बाद रीमेडिकल होता है। तो अगर आपको जैसे C1 दिया है उस समय अगर आपको B1 दे देता है तो आपको पोस्ट कोई मिल जाएगा और आराम से आप मतलब जॉब पकड़ सकते हैं, आपका सीट एक मतलब हो जाएगा और आप जॉब कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए देखा हूँ कि मैं 2-3 बार दिया हूँ, और जैसे मैं एक पहले मैं तो गुवाहाटी में जॉब करता हूँ, गुवाहाटी से पहले मैं यहाँ पे पटना में दिया हूँ, तो मुझे अपने दोस्तों के थ्रू ये सब चीज़ पता चला है कि ऐसे ऐसे रीमेडिकल के लिए ऐसे ऐसे बुलाता है, और ALP वगैरह में तो बुलाता ही है। तो चलिए इतना ही था आज के वीडियो में। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।